हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे सीबीएसई क्लास 12 हिंदी अंतरा किताब की जो कविता वाला सेक्शन है उसको। नंबर फर्स्ट जो हमारी कविता है उसको हम समझने वाले हैं आज की वीडियो में। इसमें दो गीत है, एक देवसेना का गीत है एंड सेकंड वन इज कार्नेलिया का गीत। दोनों गीतों को समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। दोनों की सप्रसंग व्याख्या कैसे आती है पेपर में उसको भी देखेंगे और कैसे इसे करना है बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले जब भी हम कोई कविता पढ़ते हैं तो हमें उसके कवि का नाम पता होना चाहिए। तो जो देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत है उसको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। ये हमारे कवि है। अब उसके बाद में जब आप पढ़ रहे हो देवसेना का गीत या कार्नेलिया का गीत तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि देवसेना कौन है और कार्नेलिया कौन है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे देवसेना के गीत को। तो देवसेना के बारे में जान लेते हैं थोड़ी बहुत हिस्ट्री। तो देखो, देवसेना कौन है। तो जो ये गीत है ना, देवसेना के गीत, ये गीत जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। यानी कि जो हमारे कवि है तो वो उन्होंने एक नाटक लिखा था। उस नाटक का नाम था स्कंदगुप्त। तो इस स्कंदगुप्त से ही इसका एक छोटा सा पार्ट है देवसेना का गीत, यहीं से ही ये गीत लिया गया है। यह केवल एक गीत ही नहीं है बल्कि एक हारी हुई योद्धा और प्रेमी के दिल की पुकार है। आपको इसमें देखने को मिलेगा कि जो देवसेना का गीत है इसमें देवसेना की प्यार वाली जिंदगी को दिखा रखा है कि किस तरीके से उसको अपना प्यार नहीं मिल पाता है, वो स्कंदगुप्त से प्यार करती है। एंड ये तरीके की बातें इसमें बताई गई है इस गीत में। तो देखो, कहानी को समझ लो पहले, तभी अगर आप उसको रीड करोगे तो समझ में आसानी से आ जाएगा। पारिवारिक बलिदान होता क्या है। मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन यानी कि जो राजकुमारी देवसेना होती है ये मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन होती है। ठीक है। अब क्या होता है कि हूण होते हैं, हूण क्या करते हैं, मालवा पर अटैक कर देते हैं और जो बंधु वर्मा होता है और उसकी जो सेना होती है इसको खत्म कर देते हैं और देवसेना का सारा परिवार इस युद्ध में खत्म हो जाता है। तो ये इसमें बता रखा है कि मालवा के राजा बंधु वर्मा की जो बहन होती है देवसेना, उसका पूरा परिवार हूणों के आक्रमण में वीर गति को प्राप्त हो गया। ठीक है। वह अकेली रह गई और उसने अपना शेष जीवन राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया। यानी कि वो अकेली रह गई। फिर उसने डिसाइड किया कि लाइफ में वो अब कुछ भी काम नहीं करेगी। ठीक है। कुछ भी काम नहीं करेगी का मतलब कि अपनी पर्सनल लाइफ को ऐसे ही छोड़ देगी और नेशन के लिए काम करेगी, राष्ट्र के लिए काम करेगी। अब क्या होता है, इसमें अधूरे प्यार को दिखा रखा है। देवसेना क्या करती है, मन ही मन सम्राट स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। ठीक है। लेकिन स्कंदगुप्त किसी और लड़की से प्यार करता था। वो मालवा के धन कुबेर की कन्या जिसका नाम था विजया, उसके प्रति आकृष्ट था, यानी कि उसके प्रति अट्रैक्ट था और ये उससे ही प्यार करता था। देवसेना का जो प्यार था वो एक तरफा रहा और उसे जीवन भर केवल अकेलेपन की पीड़ा मिली। तो जैसा कि आप जान सकते हो कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से प्यार करता है और वो दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे पर्सन से प्यार करता है तो होता क्या है, बहुत ही ज्यादा एक ऐसी कंडीशन हो जाती है कि व्यक्ति अपने आप को नहीं संभाल पाता है और ये एक तरफा प्यार वाली सिचुएशन बन जाती है। जीवन के लास्ट मोड़ पर क्या होता है, यहाँ पर एक बहुत ही इंसिडेंट ऐसा हो जाता है, जीवन का अंतिम पड़ाव जब होता है तो उस समय जब वह वृद्ध हो गई है, कौन, देवसेना, और भीख मांगकर जीवन काट रही है। ठीक है। यानी कि बहुत बेकार कंडीशन हो गई है उसकी, उसके भाई वगैरह की डेथ हो गई है। तो स्कंदगुप्त उसके पास आता है और विवाह का प्रस्ताव रखता है, उसको प्रपोज करता है शादी के लिए। बोलता है कि हम लोग आपस में शादी कर लेते हैं। अब होता क्या है कि वैसे तो नॉर्मली अगर कोई लड़की के पास में अगर कोई लड़का जाता है या कोई लड़के के पास में कोई लड़की जाती है प्रपोजल लेने के लिए और वो उससे प्यार करते हैं तो वो फाइनल में एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देवसेना इसको रिजेक्ट कर देती है, ये स्वाभिमानी निर्णय लेती है। स्वाभिमान का मतलब होता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है। यहाँ पर स्वाभिमान का मतलब घमंड नहीं है, यहाँ पे स्वाभिमान का मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट। यहाँ देवसेना का स्वाभिमान दिखता है। वह स्कंदगुप्त के प्रेम को स्वीकार करने की बजाय उसे ठुकरा देती है, रिजेक्ट कर देती है। वह नहीं चाहती कि उसके जीवन की जो बची कुची शांति है वो फिर से यादों के भंवर में फंस जाए, यानी कि फिर से वो दुखी होगी, उसे पता है। तो वो मना ही कर देती है कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। और निष्कर्ष यहाँ पर बता रखा है कि यह गीत उस समय गाया गया है जब देवसेना थक चुकी है। वह अपनी पुरानी मीठी यादों
और वर्तमान के दुखों को विदाई दे रही है, यानी कि अपनी पुरानी जो अच्छी याद है उनको भी, और जो अभी जीवन के दुख चल रहे हैं उनको भी विदाई दे रही है। इसमें हार की निराशा भी है, यानी कि हार हो जाती है तो वो दुखी भी है, और अपने निर्णय पर अडिग रहने का साहस भी है, यानी कि वो रिजेक्ट कर देती है स्कंदगुप्त के प्यार को फाइनल में। तो इस बात को भी इसमें दिखाया गया है। आई होप ये इसकी समरी आपको समझ में आई होगी। अब अगर आप इसकी साप्रसंग व्याख्या को देखोगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा किस तरीके से इसमें चीज़ों को बताया गया है। ठीक है, तो देखो देवसेना के गीत में स्टेंजा वन जो है हमारा, उसको बताया गया है। देवसेना गीत गा रही है ये, ठीक है, कवि ने ऐसा बताया है। अब वो बोलती है, आहा वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, चढ़ते संध्या के श्रमकण से आंसुओं से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। यहाँ पर देवसेना अपने दुखों के बारे में बात कर रही है, ठीक है, और अपने लाइफ के इंसिडेंट्स को याद करके रो रही है, ऐसा आप समझ सकते हो, और वो बता रही है लोगों को। ठीक है, जब भी हम साप्रसंग व्याख्या करेंगे तो आपको एक चीज याद रखनी है कि साप्रसंग व्याख्या में एक तो प्रसंग लिखना है आपको, जब पेपर में इसका क्वेश्चन आएगा। सेकेंड वन, एक व्याख्या करनी होती है इसकी, और लास्ट में एक विशेष लिखना होता है। अगर इस तरीके से आप साप्रसंग व्याख्या करोगे तो मेरी इस बात की गारंटी है कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे साप्रसंग व्याख्या में। ठीक है, कि अगर आप इस तरीके से चीजों को करके आओगे। तो अभी हम देख लेते हैं बिल्कुल आसानी से कि इसमें क्या बात बता रखी है, तो समझो। सबसे पहले जब भी आप प्रसंग लिखोगे तो आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, देखो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित जो कवि है, ठीक है, कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, अब फिर चैप्टर का नाम आ जाएगा, देवसेना के गीत से ली गई है। यानी कि ये पंक्तियां देवसेना के गीत से ली गई है जिनको कवि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। बहुत ही आसान है ये। उसके बाद में लिखा है, यह गीत उनके प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त का एक पार्ट है। ये भी आप मेंशन कर सकते हो, तो उससे टीचर को लगेगा कि हाँ भाई इन्होंने पढ़ाई की हुई है डीप में जाकर। ठीक, इसमें देवसेना अपने जीवन के अंतिम समय में अपने बीते हुए जो दुख है और जो संघर्ष है उनको याद कर रही है। जब भी आप लिखोगे तो स्टार्टिंग की ये लाइन इसमें लिख कर आनी होती है कि कहाँ से ये कविता ली गई है। सेकंड थिंग इज, इसमें ये एक लाइन लिख कर आनी होती है कि क्या इनमें बताया गया है। एक बार रीड करने से आपको हो सकता है नहीं समझ में आए, लेकिन अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे और कम से कम 2-3 बार रीड कर लोगे, समझ लोगे, तो फिर आप इनको लाइन को पढ़ने के बाद में अपने हिसाब से प्रसंग लिख सकते हो। ठीक है, अब व्याख्या में क्या चीज लिखनी होती है, व्याख्या में आपको कंप्लीट व्याख्या करनी होती है, फुल एक्सप्लेनेशन करनी होती है जो इन लाइंस में बता रखा है उसकी। ठीक है, तो लाइन में ये बात बता रखी है कि देवसेना कहती है कि आज जीवन के आखिरी पड़ाव पर वह अपनी पीड़ा यानी कि दुख और यादों को विदा दे रही है। वह अपने दुख को भी विदा दे रही है, अपनी यादों को भी विदा दे रही है। उसने अपनी पूरी जवानी स्कंदगुप्त के प्रेम के भ्रम में बिता दी, यानी कि उसको भ्रम था कि स्कंदगुप्त उससे प्यार करता है, और उसके प्रेम के भ्रम में उसने विदा कर दी। उसी चक्कर में अपनी जीवन भर की खुशियां, ठीक है, जो खुशियों की जमा पूंजी थी उसको भीख की तरह लुटा दिया, यानी कि अपने जीवन की खुशियों को लुटा दिया। आज उसके पास केवल दुख बचा है, ये बात देवसेना कह रही है। उसके बाद में आपको लिखना है कि देवसेना अपने जीवन की तुलना एक थकी हुई शाम से करती है। जैसे शाम होने पर राही थक जाता है, वैसे ही देवसेना के जीवन की संध्या भी दुखों के श्रम कणों यानी थकान के पसीने से भरी है। उसके संघर्ष इतने गहरे थे कि उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। ठीक है, लाइन्स में अगर आप देखोगे तो आपको ये चीजें लिखी हुई भी है कि ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, चढ़ते संध्या के श्रमकण से आंसुओं से गिरते थे प्रतिक्षण। तो ये वाली चीज इसमें एक्सप्लेन करी हुई है। फिर लास्ट में नीरवता की आंगड़ाई इसमें बता रखा है। वे कहती है कि उसकी जीवन रूपी यात्रा में कोई उसके साथ नहीं था, वह बिल्कुल अकेली थी, यानी कि जीवन की यात्रा में दुख में सुख में कोई उसके साथ नहीं था। उसकी इस तन्हाई में केवल नीरवता यानी कि खामोशी ही उसके साथ थी, जो मानो अनंत काल से अंगड़ाई ले रही हो, यानी कि खामोशी ही उसके साथ में लगातार बहुत टाइम से, यानी उसका पूरा जीवन सन्नाटे में और अकेलेपन में बीता है। तो पहले स्टेंजा में
कवि ये बात बताते हैं कि देवसेना अपने दुखों को और अपनी मीठी यादों को दोनों को विदाई दे रही है और अपनी लाइफ में जो भी उसने दुख सहे हैं उनको बता रही है कि क्या क्या उसके साथ में हुआ है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो पहले हमने प्रसंग देख लिया है, उसके बाद में व्याख्या। अब हम चलते हैं विशेष में। तो देखो भाई, जब भी आप विशेष लिखोगे तो मेरी एक राय आपको ये है कि सबसे पहले आप कुछ लिखो या मत लिखो, लेकिन ये 3 चीजें विशेष में जरूर लिख कर आना। तो टीचर को ऐसा लगता है कि हाँ, आपने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है। कौन सी 3 चीजें हैं? तो देखो, सबसे पहले भाषा शैली। अब अगर आप एक कविता की भाषा शैली देखोगे तो वो सारे आपके साप्रसंग व्याख्या में काम आ जाएगी। लेट सपोज देवसेना के गीत में जो भाषा शैली है वो इसके सारे स्टेंजाज में सेम रहेगी। ठीक है, मुख्य भाव भी लगभग सेम रहता है, तो 2 पॉइंट तो आपके एज इट इज रहेंगे। बस अलंकार में आपको दिमाग लगाने की थोड़ी जरूरत पड़ेगी, और अलंकार याद भी नहीं आए तो अगर आप 2 चीजें लिख कर आ जाओगे तब भी आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से मैंने पीडीएफ बनाई है कि आपको समझने में किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए और एग्जाम में आपके मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल आए। तो चलो अब देखते हैं भाषा शैली को। तो इसकी भाषा जो है तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। सिर्फ आप ये याद रख लेना, खड़ी बोली है। ठीक है, अलंकार की अगर हम बात करें तो देखो, जहां भी सा से सी होता है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, जैसे चांद सा रोशन चेहरा, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है जहां तुलना करी जाती है। तो आंसुओं से गिरते थे प्रतिक्षण में उपमा अलंकार है। मुख्य भाव, मुख्य भाव में आपको ये लिखना है कि इन पंक्तियों में क्या बात बता रखी है। तो इन पंक्तियों में देवसेना के दुख और अकेलेपन का मुख्य भाव है, यानी कि देवसेना के दुख और अकेलेपन को बताया गया है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेंजा पर। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेंजा है जिसमें बता रखा है कि श्रमिक स्वप्न की मधुछाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनेंदी श्रुति में, किसने यह विहाग की तान उठाई। यहाँ पर मैं आपको वैसे बता ही देता हूँ कि बता रही है देवसेना कि जिस तरीके से एक पथिक यानी कि राही सो रहा है, तो और अगर कोई सोते सोते उसके यहाँ पर एक धुन बजाने लग जाए यानी कि गाना गाने लग जाए नॉर्मली, तो होता क्या, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो लगी सतृष्ण दीट थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा बावरी तूने खो दी सकल कमाई। यहाँ पर देवसेना अपनी लाइफ के कुछ जो दुख भरे क्षण हैं उनको बता रही है। तो देखो क्या बात है, पूरी बात को समझो। प्रसंग वैसे ही लिखा जाएगा जैसे पिछले वाले में हमने देखा था स्टेंजा में। आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में जो कवि है जयशंकर प्रसाद। देखो यहाँ अंतरा भाग 2 का मतलब क्या, उसको भी समझ लो, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपकी जो अंतरा किताब है ना 12वीं क्लास की, तो वो भाग 2 है, और जो 11वीं क्लास की किताब थी ना आपकी, वो भाग 1 थी। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भाग 2 क्यों लिखा है। तो आपकी किताब का नाम ये है भाग 2। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है। अब क्या बता रखा है इसमें, तो देखो, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित देवसेना का गीत से ये पंक्तियां ली गई हैं। यह गीत उनके प्रसिद्ध नाटक, नाटक का नाम है स्कंदगुप्त, उसका एक पार्ट है। इन पंक्तियों में देवसेना क्या बात बता रही है उसको भी आप लिख दो कि इन पंक्तियों में देवसेना अपने युवावस्था के संघर्षों को और अंत में मिली जो मानसिक थकान है उसका वर्णन कर रही है। यानी कि लास्ट में भी उसको शांति यानी कि पीस नहीं मिल पाता, और उसको हमेशा से ही मानसिक थकान, दुख, बिछड़ना, इन सब चीजों को फेस करना पड़ता है। अब इसकी व्याख्या आपको कैसे करनी है, तो देखो, थका हुआ मुसाफिर, देवसेना ये बात कहती है कि मेरा जीवन, जो यहाँ पर ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, ये थका हुआ मुसाफिर, और इसके अलावा नीचे भी पॉइंट्स लिख रखे होंगे, दुनिया की नजरे सतृष्ट दीठ, देखो ये लिखा हुआ। तो ये पॉइंट्स आप अपनी व्याख्या में नहीं लिख कर आओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कभी आप सोचो कि पॉइंट्स लिख कर आने हैं। ये पॉइंट्स मैंने इसलिए लिखे हैं कि जिससे आप अगर अंदर की ये लाइनों को भूल जाओ तो सिर्फ आप इन पॉइंट्स को भी याद रख सकते हो, और इनको याद रख के फिर आप अंदर की बातें अपने हिसाब से बना बना कर लिख कर आ सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि आप इन पॉइंट्स को लिखोगे और उसके बाद ही एक्सप्लेन करोगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप डायरेक्ट ऐसे भी इनको समझा कर आ सकते हो, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट भी। ठीक है, अब आ जाओ भाई। अब इसमें क्या बात बता रखी है, देवसेना कहती है कि मेरा जीवन एक थके हुए मुसाफिर की तरह है, जो दिन भर के संघर्ष के बाद यानी दिन भर की मेहनत के बाद जंगल में, गहन विपिन का मतलब होता है जंगल में, एक पेड़ की छाया में सोने की कोशिश कर रहा है, यानी कि सोने की कोशिश कर रहा है एक थका हुआ मुसाफिर। ऐसे में स्कंदगुप्त का प्रेम निवेदन, स्कंदगुप्त उससे प्रपोजल देता है उसको कि भाई मेरे से शादी कर लो। उसे विहाग
राग, यानी कि आधी रात को जो एक गाना गाया जाता है ना विहाग राग, उसकी तरह लगता है। यानी कि उसको लग रहा है कि यार अब तुम मेरे से कह रहे हो शादी करने के लिए, जब मैं अपनी लाइफ की सारी आशाओं को छोड़ चुकी हूँ और मैं लाइफ में मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो कंपेयर करती है कि स्कंदगुप्त का जो प्यार है वो इस टाइम पे एक विहाग राग की तरह लग रहा है, यानी कि ऐसे राग की तरह है जो उसकी नींद डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो ये लिखा भी हुआ है जो उसकी शांति को भंग कर रहा है, वह अब और सपने नहीं देखना चाहती। बस इतनी सी बात इसमें बता रखी है। अब देखो दुनिया की नजरें, देवसेना अपने यौवन के दिनों को याद करते हुए कहती है, यानी कि जवानी के दिनों को याद करते हुए कहती है कि जब वे जवान थी तो दुनिया की लालच भरी यानी कि प्यास भरी नजरें हमेशा उस पर टिकी रहती थी। जैसे आपको पता है कि अगर कोई अपनी जवानी में रहता है तो सभी लोग उसको प्यार करने की कोशिश करते हैं और सभी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं आसानी से। वह खुद को उन बुरी नजरों से बचाने के लिए संघर्ष करती रही और स्कंदगुप्त के लिए हमेशा मरती रही। ठीक है, ये बात इसमें बताया गया है। अंत में अपनी आशा को बावरी यानी कि पागल कहती है। बावरी का मतलब होता है पागल। वह दुखी होकर कहती है कि हे मेरी पागल आशा। आशा का मतलब क्या है कि जो होप है, होप को वो पागल कहती है। क्यों कहती है? क्योंकि उस देखो आशा से क्या होता है कि कुछ ना कुछ होने की संभावना रहती है। तो देवसेना ये बात कह रही है कि आशा तू पागल है, तू स्कंदगुप्त के प्रेम की उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन लास्ट में तूने मेरे जीवन भर की सकल कमाई यानी कि संयम और खुशियां खो दी। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, यानी कि सारी खुशियां इस बेकार की होप में, इस बेकार की आशा में खो दी कि स्कंदगुप्त आएगा, और लास्ट टाइम पे वो आया भी तो उस टाइम पे कुछ बचा नहीं। तो ये इसमें बता रखा है कि स्कंदगुप्त का प्यार उसके लिए एक ऐसे राग की तरह है कि जैसे कि कोई मुसाफिर सो रहा हो और उसकी नींद डिस्टर्ब करने के लिए कोई आ गया हो, और आशा को बावरी कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर इस लाइन में आपको दिख भी जाएगा। अब आ जाओ इसके विशेष पर कि विशेष में क्या लिखना है। तो भाषा शैली आपको लिखना है कि खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अलंकार की अगर हम बात करें तो देखो जहाँ कहीं भी सेम लेटर्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पर भी आ दे रखा है, यहाँ पर भी आ दे रखा है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है जहाँ पर सेम लेटर्स होते हैं स्टार्टिंग के। ठीक है, जैसे अगर कल और काम, तो देखो का और का है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, बीच बीच में मैं अलंकार को भी आपको समझाता हुआ चलूंगा, एक अलग से नोटबुक में आप लिख भी लेना, तो उससे क्या रहेगा आपको आसानी रहेगी अलंकार पहचानने में भी। मुख्य भाव क्या है? यहाँ देवसेना का पश्चाताप दिखाया गया है और उसकी थकान मुख्य भाव है। अगर कुछ याद ना रहे तो सिर्फ ये लिख देना कि देवसेना के दुखों का वर्णन किया गया है, बस सबसे आसान। नेक्स्ट स्टेंजा पे आ जाओ। नेक्स्ट स्टेंजा ये दे रखा है भाई कि चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर। पढ़ के भी आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आसान लैंग्वेज है, अगर दो दो बार कम से कम रीड कर लोगे तो समझ में आ जाएगा क्या बात बता रखी है। मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई, लौटा लो ये अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती, विश्व ना संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। अब इन वाली पंक्तियों में देवसेना क्या बात कह रही है, चलो उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रसंग में आपको ये बात लिखनी है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित देवसेना के गीत से ली गई है। यह गीत उनके नाटक स्कंदगुप्त का एक पार्ट है। इन पंक्तियों में देवसेना अपने जीवन के अंतिम संघर्षों का वर्णन कर रही है, जहां वे अपने दुखों को संसार को वापस सौंप देना चाहती है, यानी कि अपने दुखों को वापस दे देना चाहती है। अब देखो इसमें क्या बात बता रखी है, देवसेना कहती है कि मेरा जीवन दुखों के रथ पर सवार है, जिस पर स्वयं प्रलय यानी कि विनाश बैठा हुआ है। यानी कि वो कहती है कि जो उसका जीवन है वो दुखों के उस रथ पर सवार है जहां पर स्वयं विनाश बैठा हुआ है, यानी कि उसकी लाइफ में सिर्फ विनाश ही विनाश है। मेरा पूरा जीवन विनाश और कठिनाइयों की राह पर चलता रहा है, ये बात देवसेना बता रही है। नेक्स्ट क्या है, इसमें आगे ये बता रखा है, वह जानती है कि वह कमजोर है। वह कहती है कि मैंने अपने दुर्बल पद पर यानी कि अपने कमजोर पैरों की ताकत के सहारे ताकतवर प्रलय से मुकाबला करने की कोशिश भी की, यानी कि ये कमजोर है इसको पता है, लेकिन फिर भी इसने ताकतवर प्रलय यानी कि विनाश से मुकाबला करने की कोशिश की, अपने दुखों से मुकाबला करने की कोशिश की। ये एक ऐसी हारी होड़, हारी होड़ का मतलब ये है कि
जब आपको पता है कि आप मैच में हार जाओगे, ठीक है, फिर भी आप मैच में खेल रहे हो, होड़ कर रहे हो किसी की, ऐसी शर्त जिसका हारना तय था, ठीक है, तो फिर भी ये बोल रही है एक ऐसी हारी होड़ थी जिसे मैं कभी जीत नहीं सकती थी, फिर भी मैं लड़ती रही। ये बात देवसेना बताती है कि वो फिर भी लड़ती रही, उसको पता था कि उसका हारना तय है, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। अमानत की वापसी, थाती, थाती का मतलब क्या है? अंत में संसार यानी कि विश्व को संबोधित करते हुए देवसेना कहती है कि हे संसार, यह जो प्रेम और यादों की थाती यानी कि यादों की जो अमानत है तुमने मुझे दी थी, इसे अब वापस ले लो। मेरी करुणा अब हाहा खा रही है, यानी अब वो जो देवसेना वो कह रही है कि मैं अब अंदर से पूरी तरह थक चुकी हूँ। मन की लाज को अब बता दिया गया इसमें कि वो कहती है कि अब यह धरोहर मुझसे नहीं संभाली जाएगी। इस प्रेम के चक्कर में मैंने अपने मन की लाज यानी कि शांति और संयम भी गवा दी है। तो ये बात इसमें बताई गई है कि देवसेना यहाँ पर बता रही है कि उसको पता है कि उसकी लाइफ में दुख बहुत ज़्यादा है, संघर्ष है, फिर भी उसने होड़ करी थी अपने दुखों से, और उसके जीवन जो जीवन रूपी रथ है उस पर दुख बैठा हुआ था और विनाश उस पर विराजमान था, लेकिन फिर भी उसने हारी होड़ लगाई। तो इन सारी चीज़ों से कवि ये बताना चाह रहे हैं कि देवसेना अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा अपसेट थी। अब भाषा शैली की अगर हम बात करें तो आप सिर्फ ये लिख देना कि तत्सम खड़ी बोली है। अलंकार, देखो अब जहाँ पर मैंने आपको बताया सेम लेटर से पहले ये देखो, जैसे यहाँ पर भी पा है, यहाँ पर भी पा है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसी तरीके से हारी होड़, हा की और हा, ये दो अल्फाबेट है ना एक साथ, तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक, अब जो ये जीवन रथ है इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखो जीवन को रथ से कंपेयर नहीं किया गया, डायरेक्ट बोल दिया जीवन एक रथ है, तो इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है, आपको अलंकार वाली वीडियो एक सेपरेट बनाकर मैं बता दूंगा किस तरीके से आपको पहचानना है। उपमा अलंकार में तो क्या होता है कि सा से सी ऐसे दे रखा होगा, ठीक है, लेकिन रूपक अलंकार में कंपैरिजन ना करके डायरेक्ट बोल दिया जाता है। ठीक है, जैसे जीवन को रथ मान लिया है, जीवन रथ में रूपक अलंकार है, जीवन को रथ का रूप दे दिया गया है। ठीक है, अब इसका मुख्य भाव क्या है? देवसेना के जीवन के दुखों को बताया गया है, बस ये बात लिख लेना। या आप ये भी लिख सकते हो कि देवसेना के जीवन का संघर्ष और अंत में उसकी शरण गति यानी कि हार मान लेने का भाव है, वह संसार के मोह माया से मुक्त होना चाहती है। बिल्कुल आसानी से अगर आप इसको रीड करोगे समझ में आ जाएगा कि देवसेना क्या बात बताना चाह रही है। ठीक, यहाँ पर देवसेना का गीत तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट वाला गीत आ जाता है चैप्टर में, ठीक है, तो वो है हमारा कार्नेलिया का गीत। तो देखो मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ इस तरीके का ही है कि सबसे पहले आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड प्रोवाइड करेंगे कि भाई कार्नेलिया कौन थी। आपको पता तो रहना चाहिए कि अगर आप ये कोई पोयम पढ़ रहे हो तो कार्नेलिया कौन थी, कहाँ से स्टार्टिंग होती है इसकी, ठीक है, तभी आप कोई भी चीज़ को एक तरीके से समझ पाओगे। तो देखो जो कार्नेलिया का गीत है जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। पहला वाला लिया गया था स्कंदगुप्त से, देवसेना का गीत। कार्नेलिया का गीत लिया गया है चंद्रगुप्त से। ठीक है, यह गीत सिकंदर के जो एक सेनापति थे जिनका नाम था सेल्यूकस, उनकी बेटी है कार्नेलिया, उनके द्वारा गाया गया है। ठीक है, अब कार्नेलिया कौन है? देखो सिकंदर नाम तो सुना ही होगा, उनके सेनापति थे जिनका नाम था सेल्यूकस। ठीक है, सेल्यूकस की बेटी थी कार्नेलिया। कार्नेलिया जब सिंधु नदी के तट पर भारत की प्राकृतिक सुंदरता को देखती है और यहाँ की संस्कृति को देखती है तो वह इसकी दीवानी हो जाती है। वे कहती है कि भारत जो है वो सबसे डिफरेंट है, सबसे ब्यूटीफुल है, यहाँ का नेचर, यहाँ के पीपल बहुत अच्छे हैं। यह गौरव गाना गाती है, वो बोलती है कि भाई यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, तो इनको देखकर एक गौरव गाना गाती है। उसको ही इस चैप्टर में बताया गया, इस कविता में बेसिकली बताया गया है। कहानी के मुख्य पॉइंट्स इस तरीके से दे रखे हैं कि भारत की वैश्विक पहचान, कार्नेलिया भारत को ऐसा मधुमेह यानी कि मिठास से भरा देश मानती है जहाँ केवल अपनों को ही नहीं बल्कि दूर दराज से आए जो अनजान लोग हैं उनको भी शरण और सहारा मिलता है। जैसा आपको बताया कि हमारे यहाँ पर कोई भी गैर भावना नहीं है, सब में अपनत्व का भाव है, सब लोगों की इज्जत करी जाती है, फॉरेनर्स को भी सेम ट्रीटमेंट मिलती है। भारत की पहचान ही अतिथि देवो भव की रही है, यानी कि हमारी जो पहचान है कि हम अतिथि को भगवान का रूप मानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। प्राकृतिक वैभव, इस गीत में भारत की सुबह की
अद्भुत वर्णन किया गया है। सूर्य की पहली किरणें जब पेड़ों की चोटियों और कमल के फूलों पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी प्रकृति नृत्य कर रही है। यानी कि यहाँ की भारत के नेचर को एक्सप्लेन किया हुआ है, उसकी तारीफ करी गई है। हरियाली पर बिखरी सूर्य की लालिमा मंगलकारी कुमकुम जैसी प्रतीत होती है। यानी कि सूर्य की जो रोशनी है वो कुमकुम की तरह प्रतीत होती है। दया और करुणा का देश है हमारा भारत। कार्नेलिया यहाँ के लोगों के स्वभाव के बारे में बताती है। यहाँ के लोगों के स्वभाव को बता रही है कि यहाँ के लोग इतने संवेदनशील है कि दूसरों के दुखों को देखकर उनकी आंखों से करुणा के बादल बरसने लगते हैं। यानी कि दुख होने लगता है। अगर आप किसी दूसरे पर्सन को देखकर दुखी हो जाते हो तो ये आपके अंदर एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि आप एक साफ दिल इंसान हो। तो ये बात इसमें कार्नेलिया जी कहती हैं कि भारत के लोग दूसरे के दुखों को देखकर अपना दुख समझ लेते हैं और सभी लोगों की बराबर इज्जत करते हैं। यहाँ की संस्कृति में दया और सहानुभूति कूट कूट कर भरी हुई है। यानी कि हमारी जो संस्कृति है वो सबसे डिफरेंट है और हमारे अंदर सहानुभूति है। अब इसमें नेक्स्ट बता रखा है, भारत की तारीफ करते हुए वो बोलती है कि सबको अपना बनाने की शक्ति है। जिस तरह पक्षी शाम को अपने घोंसले की ओर मुंह करके उड़ते हैं, वैसे ही विदेशी और बेसहारा लोग भारत को अपना घर समझकर यहाँ खींचे चले आते हैं। यानी कि भारत एक ऐसा देश है जो सभी के साथ समान ट्रीटमेंट करता है, अच्छा ट्रीटमेंट करता है। हम लोग सबकी इज्जत करते हैं। भारत एक विशाल सागर के समान है जिसके किनारे से टकराकर हर अशांत मन को शांति मिल जाती है। यानी कि हर किसी को एक किनारा मिल जाता है और शांति मिल जाती है। यहाँ पर भारत के लोगों की तारीफ करी गई है बेसिकली। ठीक, निष्कर्ष क्या है? यह गीत भारत के गौरवशाली इतिहास को, समृद्ध प्रकृति यानी कि नेचर को और यहाँ की विशाल हृदयता का प्रमाण है। कार्नेलिया के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया कि भारत केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, बल्कि भारत मानवता को सहारा देने वाला एक पावन स्थल है। ठीक है, ये बात इसमें बता रखी है। तो देखो, कार्नेलिया कौन थी? सेल्यूकस की बेटी थी। उसने इसमें क्या बात बता रखी है? भारत की पहचान के बारे में, यहाँ की नेचर की ब्यूटी के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में कि लोग दया से भरे भरे हुए हैं, सबको अपना बनाने की हमारी शक्ति है। जिस तरीके से चिड़िया अपने घोंसले की तरफ आती है, उस तरीके से ही विदेशी लोग और बेसहारा लोग भारत की तरफ आते हैं कि भारत के लोग हमें सहारा देंगे। ठीक है, ये बात इसमें बता रखी है। अब आओ चैप्टर के ऊपर यानी कि कविता के ऊपर। ये हमारा स्टैंजा नंबर फर्स्ट कार्नेलिया का गीत का। पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर भारत देश की बात हो रही है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यानी कि हमारा देश है भारत, जहाँ पर अनजान क्षितिज को भी सहारा मिलता है। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। ठीक है, अब देखो ये पढ़कर ही आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही गया होगा जब आपने इसकी हिस्ट्री पढ़ी है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताई थी कि इसमें भारत देश के बारे में बताया गया है। तो देखो आपको क्या लिखना है, अब समझो। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में जो संकलित कवि है जिनका नाम है जयशंकर प्रसाद, उनके द्वारा रचित कार्नेलिया का गीत से ली गई है। यह गीत उनके ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त का एक प्रसिद्ध अंश है। यानी कि चंद्रगुप्त का पार्ट है कार्नेलिया का गीत। इसमें सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी कार्नेलिया सिंधु नदी के किनारे भारत की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ की संस्कृति से मुग्ध होकर यह गीत गाती है। यानी कि यह आप सिर्फ सिंपल ये भी लिख सकते हो कि सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी भारत की तारीफ करती है, उसको ही इन पंक्तियों में बताया गया है। ठीक है, अगर इतना सारा भी अगर आपको याद नहीं हो तो सिंपल ये भी लिख लेना कि भारत की वो तारीफ कर रही है, वह भारत को अपना घर मानती है। तो ये इसमें बताया गया है। अब नेक्स्ट पे आओ, इनकी व्याख्या दे रखी है यहाँ पर। व्याख्या का मतलब अब आपको इसमें लिख करके आना है। आपको लिखना है कि कार्नेलिया कहती है कि यह भारत देश लालिमा
अरुण से भरा हुआ है। देखो लालिमा इसलिए बोल रखा है, सुबह के टाइम पे जब आप देखते हो सूरज निकलता है तो थोड़ा रेड पार्ट मतलब रेड रेड हो जाता है, तो उसको ही बताया है लालिमा से भरा हुआ है और मिठास से भरपूर है। यहाँ की विशेषता यह है, भारत की विशेषता यह है कि दूर दराज से आए अनजान क्षितिज यानी कि विदेशी जो लोग हैं, राही लोग हैं, उनको भी यहाँ सहारा और अपनापन मिलता है। प्राकृतिक सौंदर्य की भी उन्होंने बताया है कि सुबह की सूर्य की किरणों में तालाबों में खिले हुए कमल, तामरस को कमल के नाम से मतलब कमल कहते हैं, तामरस इसमें दे रखा होगा पंक्तियों में। तो सुबह की जब सूर्य की किरणें उन पर पड़ती है तो वो अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। वृक्षों की चोटियों यानी कि तरु शिखा पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है, मानो वह नाच रही हो। यानी कि वृक्षों की जो चोटियां हैं उनके ऊपर सूर्य के प्रकाश पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो नाच रही हैं। चारों ओर फैली हरियाली पर सूर्य की लालिमा ऐसी लग रही है, यानी कि सूर्य की जो रोशनी है वो ऐसी लग रही है जैसे किसी ने शुभ कुमकुम यानी कि सिंदूर बिखेर दिया हो। यानी कि कार्नेलिया भारत की तारीफ करते हुए कह रही है कि ऐसा लग रहा है सूर्य की जब लाइट पड़ रही है, सूर्य की जब रेज पड़ रही है, किरणें पड़ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने कुमकुम डाल दिया हो यानी कि सिंदूर डाल दिया हो। इतना ब्यूटीफुल हमारा नेचर लग रहा है। पक्षियों का बसेरा, छोटे छोटे इंद्रधनुष सुरधनु जैसे रंग बिरंगे पंख फैलाकर पक्षी जो है ठंडी और सुगंधित हवा के सहारे उड़ रहे हैं। वे पक्षी भी भारत देश की ओर मुंह करके उड़ रहे हैं। क्योंकि वो भारत देश की ओर मुंह करके क्यों उड़ रहे हैं, क्योंकि वे इसे ही अपना नीड़ यानी कि घर समझते हैं। तो यहाँ पर कार्नेलिया भारत की तारीफ करते हुए ये बात बताती है कि पक्षी भी भारत की तरफ आ रहे हैं उड़ते हुए, क्योंकि वो भारत को अपना घर समझते हैं। अब आ जाओ विशेष पे। विशेष में आपको क्या बात लिखनी है? सबसे पहले भाषा शैली के ऊपर कि तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अलंकार की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो, लघु सुरधनु से पंख पसारे, तो देखो से आ गया ना। से का मतलब जहां पर भी सा से सी होता है तो वहां उपमा अलंकार होता है। तो देखो ये दे रखा है यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, यानी कि पक्षियों के पंखों की तुलना इंद्रधनुष से की गई है। अगर आप ये वाली लाइन नहीं लिख कर आओगे ना कि पक्षियों के पंखों की तुलना की गई है, तब भी सही माना जाएगा। बस ये लिख देना कौन सा अलंकार है। तो लघु सरधनु सुरधनु से पंख पसारे में उपमा अलंकार है। मुख्य भाव, इसमें क्या बात बता रखी है? इस अंश में भारत की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ की शांतिपूर्ण संस्कृति का वर्णन किया गया है। ये बात इसमें बता रखी है। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेंजा पे। नेक्स्ट स्टेंजा हमारा दे रखा है, बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, हेम कुंभ ले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, ऊँघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। यहाँ पर भी भारत के लोगों की और प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया गया है। अब समझो क्या बात है इसमें। सबसे पहले साप्रसंग व्याख्या में प्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कार्नेलिया का गीत से ली गई है। यह गीत उनके नाटक इस चंद्रगुप्त का पार्ट है। इसमें कार्नेलिया भारतवासियों की दयालुता और यहाँ की सुबह के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रही है, यानी कि भारत में सुबह किस तरीके से होती है उसका वो वर्णन कर रही है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप लिख देना कि कार्नेलिया भारत में जब सुबह होती है उस चित्र का वर्णन कर रही है, उस समय का वर्णन कर रही है। अब आ जाओ व्याख्या पे। व्याख्या में आपको क्या क्या चीजें लिखनी है? कार्नेलिया कहती है कि भारत के लोग इतने दयालु हैं कि दूसरों के दुख को देखकर उनकी आंखों से करुणा के आंसू निकल आते हैं। यानी कि दूसरे के दुखों को देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। जैसे गर्मी से तपे हुए लोगों को राहत देने के लिए बादल बरसते हैं, वैसे ही यहाँ के लोगों की आंखों से दूसरों के लिए करुणा और सहानुभूति बरसती है। यानी कि जिस तरीके से दूसरे लोगों को देखकर भारत के लोगों के आंखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं। ठीक है, कार्नेलिया जी यही बात बताती है कि भारत के लोग बहुत ज्यादा दयालु है कि दूसरे के दुखों को देखकर उनकी आंखों से करुणा के आंसू, दया के आंसू निकल जाते हैं। अब आगे एग्जाम्पल भी है कि जैसे गर्मी से तपे हुए लोगों को राहत देने के लिए बादल बरसते हैं, तो हम लोग भी दूसरे लोगों को सहारा देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
अनंत की लहरें। अब इसमें बता रखा है कि भारत का समुद्र तट ऐसा है जहां दूर दूर से, अनंत से यानी कहीं से भी आने वाली लहरों को भी किनारा मिल जाता है। हमारे यहाँ के लोग ऐसा नहीं है कि ओनली इंडियंस, नहीं, हम इंडियंस के साथ साथ फॉरेनर्स को भी गले लगाते हैं, हम फॉरेनर्स को भी अपना मानते हैं। तो दूर दूर से आने वाली लहरों का मतलब ये है कि यहाँ पर फॉरेनर्स को भी सहारा दिया जाता है। ये बात कार्नेलिया जी बताती हैं। इसका गहरा अर्थ ये है कि दुनिया भर में जो बेसहारा है उन्हें भारत शरण और सहारा देता है। उसके बाद में सोने के घड़े से रिलेटेड भी एक बात बता रखी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी बता देता हूँ कि व्याख्या करते टाइम पे आपको जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट्स जो ये दे रखे करुणा जल और बादल, अनंत की लहरें ऐसे बोल्ड करके लिख कर आनी है। नहीं, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि ऐसा आप सिर्फ ये पॉइंट्स याद रख लोगे तो अंदर का तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, पेपर में ध्यान रखना, जब भी पेपर लिखोगे तो व्याख्या डायरेक्ट यहाँ से ऐसे स्टार्ट करनी है कि कार्नेलिया कहती है, इस तरीके से लिखोगे। लाइन लाइन ही लिखी जाती है ज्यादातर, ये बात आप ध्यान रखना। सोने का घड़ा, कवि ने सुबह का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जब उषा यानी कि सुबह आती है, उषा का मतलब सुबह होता है, ठीक है, तो वह सूर्य रूपी सोने का घड़ा लेकर आती है। यहाँ पर ये बताया गया है, पहले मैं आपको मतलब समझा देता हूँ कि जब सुबह होती है तो देखो सूरज निकलता है, तो ये बात बता रखी है कि जब सुबह आती है तो वह सूर्य को अपने साथ में लेकर आती है। सूर्य को सोने का घड़ा ऐसा बोला गया है, और भारत की धरती पर सुख और समृद्धि बिखेर देती है। यानी यहाँ की जो लोग हैं उनको समृद्ध बनाने के लिए काम करते हैं सूरज। ठीक है, सूरज की किरणें सब तरफ पड़ती हैं, तो इसी को ही कंपेयर किया गया है कि ये सोने से भरा हुआ है और सब लोगों पर सुख समृद्धि डाल रहा है। यहाँ की जो सुबह है वो खुशियों से भरी होती है। तारे और रात का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि रात भर जागने के बाद सुबह के समय आकाश में तारे ऐसे लगते हैं जैसे वे नींद में ऊँग रहे हो। यहाँ पर तारों को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बता दिया गया है। वे रात भर जागने के बाद नींद में ऊँग रहे हैं सुबह सुबह। ठीक है, अब रात बीत चुकी है और एक नई फुर्ती वाली सुबह का आगमन हो गया है। विशेष जब भी आप लिखोगे तो इसमें यही बात लिखना है कि सबसे पहले भाषा कौन सी है, तो खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अलंकार देखो, बादल बनते जब जक्कर में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी बा है, यहाँ पर भी बा है, यहाँ पर जा है, यहाँ पर भी जा है। अब उसके बाद में अगर आप देखोगे तो इसमें और भी अलंकार है। तो देखो, उषा को सुख बिखेरती हुई स्त्री के रूप में, यानी कि सुबह को ऐसा बताया गया है कि सुख बिखेर रही है, और तारों को ऊँगते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार किया गया है। ठीक, उसके बाद में मुख्य भाव, तो भारत को सहारा देने वाला देश के रूप में चित्रित किया गया है। तो ये इसमें बताया गया था। ठीक, ये इसका मुख्य भाव है। तो कार्नेलिया के गीत में जो 2 स्टेंजास थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। बिल्कुल आसान भाषा में हमने इनको समझ लिया है। किस तरीके से साप्रसंग व्याख्या करनी है वो भी हमने देख लिया है। इजी एक्सप्लेनेशन हमने कंप्लीट कर ली है, और यहाँ पर हमारे दोनों गीत हो गए हैं ख़त्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो हो गई है कंप्लीट, और पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर यहाँ से भी इन सारे पीडीएफ का लाभ उठा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरीके की दिक्कत लगे, या फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझना है, तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी मदद करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, जुड़े रहें अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।